नमस्कार। आज हम 19वीं और 20वीं सदी की शुरुआत के भारत की सामाजिक और धार्मिक उथल-पुथल को समझने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार। हाँ, हमारे पास एनसीईआरटी के स्रोत हैं जो उस दौर के सुधार आंदोलनों, उनके पीछे के लोगों और उनके विचारों पर रोशनी डालते हैं। ये वो समय था जब भारत अपने अंदर और कह सकते हैं बाहर की ताकतों से जूझ रहा था। बिल्कुल। ये वो दौर था जब समाज में कई पुरानी रीतियों पर सवाल उठ रहे थे और साथ ही पश्चिमी शिक्षा और विचारों का असर भी बढ़ रहा था। हाँ, और इन दोनों चीजों ने मिलकर बदलाव की एक जबरदस्त लहर पैदा की जिसने भारत के भविष्य को गहराई से प्रभावित किया। सही कहा। तो चलिए शुरुआत करते हैं राजा राम मोहन राय से। अक्सर उन्हें भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि उन्हें राजा की उपाधि मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने दी थी। अच्छा। ये एकेश्वरवाद यानी एक ही ईश्वर की सत्ता में यकीन रखते थे। उन्होंने वेदों और 5 उपनिषदों का बंगाली में अनुवाद भी किया ताकि ये ज्ञान आम लोगों तक पहुंच सके। उनका मकसद था हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी पहलुओं को सामने लाना, है ना? जी हाँ, और इसी विचार को फैलाने के लिए उन्होंने 1815 में आत्मीय सभा बनाई, जिससे दोस्तों की मंडली कह सकते हैं। अच्छा, आत्मीय सभा 1815। हाँ, फिर 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना हुई, जो आगे चलकर ब्रह्म समाज के नाम से मशहूर हुई। हाँ, ब्रह्म समाज। तो इसका उद्देश्य सिर्फ एक ईश्वरवाद का प्रचार करना ही नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि मूर्ति पूजा, कर्मकांडों और जाति प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयों का विरोध करना भी था। और उनका सबसे बड़ा संघर्ष शायद सती प्रथा के खिलाफ था। हाँ, यकीनन। ये वो भयानक प्रथा थी जिसमें विधवा को पति की चिता पर जिंदा जला दिया जाता था। एक पेंटिंग भी है शायद बाल्थाजार सोल्विन की। हाँ, वो पेंटिंग इस प्रथा की भयावहता को दिखाती है। राय ने इसके खिलाफ जबरदस्त अभियान चलाया। वे शमशान घाटों तक जाते थे, लोगों को समझाते थे और ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाते थे। और उनकी कोशिशें रंग लाईं 1829 में। बिल्कुल। 1829 में गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया। ये सामाजिक सुधार की दिशा में एक बहुत बड़ी जीत थी। वे महिलाओं के संपत्ति के अधिकारों के भी हिमायती थे। मतलब वो सिर्फ धार्मिक नहीं, सामाजिक सुधारक भी थे। एकदम। और शिक्षा के क्षेत्र में भी उनका योगदान था। उन्होंने डेविड हेयर के साथ मिलकर 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना में मदद की। हिंदू कॉलेज 1817, डेविड हेयर के साथ। जी, और ये जानना जरूरी है कि वे पश्चिमी शिक्षा के समर्थक तो थे, लेकिन चाहते थे कि भारतीय अपनी सांस्कृतिक जड़ों से भी जुड़े रहें। हाँ, उन्होंने बंगाली, फारसी, हिंदी और अंग्रेजी में पत्रिकाएं भी निकाली। 9 की फारसी किताब तुहफत उल मुवाहिदीन यानी एकेश्वरवादियों को एक उपहार उनके शुरुआती विचारों को दर्शाती है। वे परंपरा और आधुनिकता के बीच एक तरह का संतुलन बनाना चाहते थे। तो राजा राम मोहन राय के बाद ब्रह्म समाज का क्या हुआ? क्या यह आंदोलन उनके बाद भी जारी रहा? हाँ, बिल्कुल। देवेंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर के पिता, ने उनके बाद ब्रह्म समाज को संभाला और उसमें कह सकते हैं नई जान फूंकी। अच्छा। फिर 1858 में केशव चंद्र सेन इससे जुड़े, जो बहुत प्रभावशाली वक्ता थे। उनके नेतृत्व में आंदोलन बंगाल से बाहर भी फैला, जैसे संयुक्त प्रांत, पंजाब, बॉम्बे, मद्रास, इन जगहों पर। लेकिन फिर इसमें फूट पड़ गई है ना, 1865-66 के आसपास। सही कहा। विचारों में मतभेद के कारण, खासकर केशव चंद्र सेन के कुछ ज्यादा कट्टरपंथी विचारों को लेकर, देवेंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें आचार्य के पद से हटा दिया। इसके बाद सेन और उनके अनुयायियों ने 1866 में ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया बनाया, जबकि टैगोर का गुट आदि ब्रह्म समाज कहलाया। अच्छा, तो 2 हिस्से हो गए, आदि ब्रह्म समाज और ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। जी, ये दिखाता है कि कैसे सुधार आंदोलनों के अंदर भी विचारों का मंथन चलता रहता है, मतभेद होते हैं। तो बंगाल के बाद अगर हम पश्चिम भारत की तरफ देखें, क्या वहां भी इसी तरह के सुधार आंदोलन चल रहे थे? हाँ, बॉम्बे में 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। इसके संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग। और उन्हें केशव चंद्र सेन से भी प्रेरणा और कह सकते हैं मदद मिली थी। इससे पहले परमहंस सभा नाम की एक गुप्त संस्था भी थी, जो इन्हीं विचारों पर काम कर रही थी। प्रार्थना समाज का मुख्य उद्देश्य क्या था? ब्रह्म समाज जैसा ही? हाँ, काफी कुछ वैसा ही।
प्रार्थना समाज भी सामाजिक बुराइयों, खासकर जाति प्रथा के खिलाफ था और उदार विचारों को फैलाना चाहता था। लेकिन ये महाराष्ट्र की भक्ति परंपरा से ज्यादा गहराई से जुड़ा हुआ था। अच्छा, भक्ति परंपरा से जुड़ाव। हाँ, इसके प्रमुख सदस्य थे महादेव गोविंद रानाडे, आरजी भंडारकर और एनजी चंदावरकर जैसे बड़े नाम। गोविंद रानाडे, जिन्हें जस्टिस रानाडे भी कहते हैं, वो प्रार्थना समाज की समझ लीजिए आत्मा थे। उन्होंने 1861 में ही विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना की थी। 1861 में? काफी पहले। जी, और वे डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापकों में भी थे। उन्होंने महिला शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह और लड़के लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने जैसे मुद्दों पर जोर दिया। और पंडिता रमाबाई के शारदा सदन को भी उन्होंने समर्थन दिया था। हाँ, बिल्कुल, जो विधवाओं की शिक्षा के लिए काम करता था। चलिए अब एक और बड़े आंदोलन की बात करते हैं, आर्य समाज। इसके संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनका असली नाम मूल शंकर था, गुजरात के मोरबी में 1824 में जन्मे थे। गुजरात से? हाँ, उन्होंने 1875 में बॉम्बे में आर्य समाज की पहली इकाई स्थापित की, लेकिन बाद में इसका मुख्यालय लाहौर चला गया। उनकी सबसे मशहूर किताब है सत्यार्थ प्रकाश, जिसमें उनके विचार हैं। ब्रह्म समाज के नजरिए से, जो पश्चिमी विचारों से भी कुछ हद तक प्रभावित था। बिल्कुल, आर्य समाज का मानना था कि वेद ही सच्चे ज्ञान का स्रोत हैं और वो अचूक हैं। उन्होंने बाद के हिंदू धर्म की कई बातों जैसे मूर्ति पूजा, अवतारवाद, कर्म कांडों वगैरह को खारिज कर दिया। तो उनका सुधार का तरीका थोड़ा ज्यादा मुखर था। हाँ, कह सकते हैं। ब्रह्म समाज की तुलना में ज्यादा मुखर और कभी-कभी आक्रामक भी माना जाता है। आर्य समाज के 10 सिद्धांत बताए जाते हैं। कुछ मुख्य बातें क्या थी उनमें? हाँ, कुछ मुख्य सिद्धांत थे। ईश्वर एक है और वही सच्चे ज्ञान का स्रोत है। वेद ही सच्चे ज्ञान की पुस्तकें हैं। सत्य को ग्रहण करना चाहिए और असत्य को छोड़ना चाहिए। सभी काम धर्म यानी सही गलत का विचार करके करने चाहिए। समाज की भलाई के लिए काम करना चाहिए। सबसे प्रेम और न्याय से व्यवहार करना चाहिए। अज्ञान को मिटाना और ज्ञान को बढ़ाना चाहिए। अच्छा। और शायद सबसे महत्वपूर्ण, हर किसी को सिर्फ अपनी उन्नति से संतुष्ट ना होकर सबकी उन्नति में ही अपनी उन्नति समझनी चाहिए। ये बहुत गहरी बात है। क्या आर्य समाज सिर्फ उपदेश देता था या जमीनी स्तर पर भी काम करता था, जैसे राहत कार्य वगैरह? नहीं, वो सामाजिक कामों में भी बहुत सक्रिय थे। अकाल या भूकंप जैसी आपदाओं में राहत कार्य चलाना उनके मिशन का हिस्सा था और शिक्षा पर भी उनका बहुत जोर था। डीएवी स्कूल? हाँ, बिल्कुल। पहला दयानंद एंग्लो वैदिक डीएवी स्कूल 1886 में लाहौर में खुला। डीएवी आंदोलन ने पश्चिमी शिक्षा के साथ वैदिक मूल्यों को जोड़ने की एक महत्वपूर्ण कोशिश की। अब बात करते हैं रामकृष्ण मिशन की। जी। ये स्वामी विवेकानंद ने शुरू किया था अपने गुरु के नाम पर। जी हाँ, स्वामी विवेकानंद, जिनका बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, 1863-1902 ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर इस मिशन की स्थापना की। रामकृष्ण परमहंस ईश्वर की अनुभूति पर बहुत जोर देते थे और विवेकानंद ने उनके संदेश को दुनिया भर में फैलाया। शिकागो भाषण 1893। बिल्कुल, विवेकानंद पहले ऐसे भारतीय थे जिन्होंने आधुनिक समय में भारतीय दर्शन, खासकर वेदांत को दुनिया भर में एक नई पहचान दिलाई। वो 1893 में शिकागो धर्म संसद में अपने भाषण से बहुत प्रसिद्ध हुए। हाँ। वे सिर्फ आध्यात्म की बात नहीं करते थे, बल्कि देश की गरीबी और पिछड़ेपन से भी बहुत दुखी थे। तो रामकृष्ण मिशन का तरीका क्या था? मतलब समाज सुधार का उनका नजरिया क्या था? मिशन का मूल मंत्र है आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, यानी अपने मोक्ष और संसार की भलाई के लिए काम करना। ये निस्वार्थ कर्म यानी सेवा के जरिए ईश्वर तक पहुंचने पर जोर देता है। सेवा पर जोर। हाँ, जहाँ आर्य समाज या ब्रह्म समाज सीधे तौर पर सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार कर रहे थे, वहीं रामकृष्ण मिशन ने सेवा और आध्यात्मिकता को जोड़ा। उन्होंने स्कूल, अस्पताल, अनाथालय खोले और आपदाओं में मदद की। विवेकानंद का मानना था कि जनता के उत्थान के बिना कोई सुधार संभव नहीं है। एक और आंदोलन का जिक्र आता है, खासकर बंगाल में, यंग बंगाल मूवमेंट। ये क्या था, इसके बारे में बताएं। 1809-1831 उनसे जुड़ा है। डेरोजियो। हाँ, वे फ्रांसीसी क्रांति से बहुत प्रभावित थे और अपने छात्रों को तर्क करने, हर तरह की सत्ता पर सवाल उठाने और स्वतंत्रता, समानता जैसे विचारों को अपनाने के लिए प्रेरित करते थे। तो ये काफी रेडिकल लगता है उस जमाने के हिसाब से। हाँ, बहुत। और शायद इसी वजह से उन्हें 1831 में कॉलेज से निकाल दिया गया। कुछ समय बाद ही उनकी मृत्यु भी हो गई। तो क्या ये आंदोलन सफल रहा?
देखिए, ये आंदोलन युवाओं में बौद्धिक जोश तो भर पाया, लेकिन आम जनता से नहीं जुड़ सका और इसका असर बहुत सीमित रहा। फिर भी ये उस समय पश्चिमी विचारों के प्रभाव का एक अहम उदाहरण है। अब एक और दिलचस्प संगठन की बात करते हैं, थियोसॉफिकल सोसाइटी। इसकी शुरुआत तो भारत से बाहर हुई थी, न्यूयॉर्क में। सही कहा। मैडम H.P. ब्लवात्स्की और कर्नल M.S. ऑलकोट ने 1875 में न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना की थी, लेकिन 1882 में उन्होंने अपना अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय मद्रास के पास अडियार में बना लिया। अडियार, मद्रास में। उनकी मान्यताएं क्या थी? वो किस बात पर विश्वास करते थे? वे हिंदू धर्म के पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांतों में विश्वास रखते थे और उपनिषद, सांख्य, योग और वेदांत दर्शन से काफी प्रभावित थे। अच्छा, भारतीय दर्शन से प्रभावित थे। जी हाँ, उनका उद्देश्य था नस्ल, धर्म, लिंग या जाति के भेद के बिना इंसानों का एक विश्वव्यापी भाईचारा बनाना। और एनी बेसेंट के जुड़ने से इसे भारत में काफी लोकप्रियता मिली है ना? 1893 में वो भारत आई। बिल्कुल। एनी बेसेंट बाद में सोसाइटी की अध्यक्ष बनी। उन्होंने भारत को अपना घर बना लिया और यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किया। 1898 में उन्होंने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की नींव रखी। सेंट्रल हिंदू कॉलेज बनारस? हाँ, जिसमें भारतीय धर्मों के साथ साथ पश्चिमी विषय भी पढ़ाए जाते थे। और यही कॉलेज 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU बना। अच्छा, तो BHU की जड़ें यहाँ हैं। जी। बेसेंट ने लड़कियों की शिक्षा के लिए भी काम किया। थियोसॉफी ने, कह सकते हैं, पश्चिमी पढ़े लिखे भारतीयों में अपने प्राचीन धर्म और दर्शन के प्रति गर्व जगाने में मदद की। अभी तक हमने ज्यादातर उन आंदोलनों की बात की जिनका नेतृत्व पढ़े लिखे अक्सर उच्च जाति के लोगों ने किया। क्या निचली जातियों या खास समुदायों की तरफ से भी सुधार की कोशिशें हो रही थी? बिल्कुल हो रही थी, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले 1827 to 1890 का काम इस लिहाज से बहुत अहम है। वे माली जाति से थे, सतारा से। उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी 1873 में। हाँ, यानी सत्य की खोज करने वाला समाज। ये आंदोलन सीधे तौर पर ब्राह्मणवादी वर्चस्व और जाति व्यवस्था पर हमला था। फूले ने निचली जातियों जैसे माली, तेली, कुंबी, साड़ी, धंगर वगैरह और महिलाओं के अधिकारों और शिक्षा के लिए आवाज उठाई। शिक्षा पर जोर। उनका मानना था कि शिक्षा ही मुक्ति का रास्ता है। उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले ने भी इसमें बड़ी भूमिका निभाई। पहला गर्ल्स स्कूल पुणे में। बिल्कुल। सावित्रीबाई ने 1851 में पूना में लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला, जो उस समय एक क्रांतिकारी कदम था। ज्योतिबा फूले ने 1854 में विधवाओं के लिए एक आश्रम भी खोला। उन्हें महात्मा की उपाधि भी दी गई थी। जी हाँ, उनके सामाजिक कार्यों के लिए। उनकी किताबें सार्वजनिक सत्यधर्म और गुलामगिरी बहुत प्रभावशाली रहीं। फूले ने सामाजिक बराबरी और लैंगिक समानता की जो बात की, वो उन्हें उस दौर के कई अन्य सुधारकों से अलग करती है। सही। अब बंगाल में वापस चलें तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम भी बड़े सम्मान से लिया जाता है, खासकर विधवा पुनर्विवाह के लिए उनके काम को लेकर। हाँ, ईश्वर चंद्र विद्यासागर 1820-1891 एक महान विद्वान और समाज सुधारक थे। उनकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि उन्होंने प्राचीन हिंदू शास्त्रों का ही हवाला देकर ये साबित किया कि विधवा पुनर्विवाह की अनुमति शास्त्रों में है। अच्छा, उन्होंने शास्त्रों का ही इस्तेमाल किया। जी, और उनके जबरदस्त प्रयासों से ही 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून पास हुआ। 1856 का एक्ट। हाँ, ये एक बहुत बड़ी सामाजिक जीत थी। वे संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल भी रहे और उन्होंने कॉलेज के दरवाजे गैर ब्राह्मण छात्रों के लिए भी खोल दिए। इससे संस्कृत ज्ञान पर ब्राह्मणों का एकाधिकार टूटा होगा। बिल्कुल। उन्होंने बंगाली गद्य को सरल बनाने और संस्कृत सीखने की नई पद्धति विकसित करने में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनके अलावा क्या मध्य भारत या दक्षिण भारत में भी ऐसे आंदोलन थे जिनका जिक्र करना जरूरी है? हाँ, कई थे। जैसे मध्य भारत, आज के छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास ने 1820 के आसपास सतनामी आंदोलन शुरू किया। ये चमड़े का काम करने वाली जातियों की सामाजिक स्थिति सुधारने और जाति भेद को चुनौती देने पर केंद्रित था। सतनामी आंदोलन। जी। गुरु घासीदास। जी। और केरल में श्री नारायण गुरु का काम बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने ओरु जाति, ओरु मतम, ओरु दैवम मानुष्यानु यानी मानव जाति के लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर का प्रसिद्ध नारा दिया। एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर। हाँ,
उन्होंने 1902-3 में डॉक्टर पालपू और कुमारन आसन के साथ मिलकर श्री नारायण धर्म परिपालन SNDP योगम की स्थापना की, जिसने एझवा जैसी निचली मानी जाने वाली जातियों के उत्थान के लिए बहुत काम किया। तो ये जातीय व्यवस्था के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन था केरला में। बिल्कुल। अब अगर मुस्लिम समुदाय की बात करें तो क्या वहां भी सुधार की आवाजें उठ रही थीं? बिल्कुल उठ रही थी। एक तरफ वहाबी आंदोलन था जो सैयद अहमद बरेलवी के नेतृत्व में भारत में फैला। ये एक पुनरुत्थानवादी आंदोलन था जो इस्लाम को उसके कह सकते हैं मूल रूप में लौटाना चाहता था। पुनरुत्थानवादी? जी। वे भारत को दारुल हर्ब, काफिरों की भूमि मानते थे और इसे दारुल इस्लाम, इस्लाम की भूमि बनाना चाहते थे। ये पहले पंजाब में सिखों के खिलाफ और बाद में अंग्रेजों के खिलाफ हुआ। 1857 के विद्रोह में भी इनकी भूमिका रही। और दूसरी तरफ सर सैयद अहमद खान का अलीगढ़ आंदोलन था, जो इससे काफी अलग लगता है। बिल्कुल। सर सैयद अहमद खान 1817-1898 ने मुसलमानों को आधुनिक शिक्षा, खासकर अंग्रेजी शिक्षा अपनाने के लिए प्रेरित किया। उनका मानना था कि इसी से मुस्लिम समुदाय तरक्की कर सकता है और ब्रिटिश राज में अपना सही स्थान पा सकता है। और इसी उद्देश्य से उन्होंने अलीगढ़ कॉलेज की स्थापना की। जी हाँ, 1875 में अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना। वो चाहते थे कि मुसलमान आधुनिक विज्ञान और मानविकी पढ़ें। तो उनका नजरिया वहाबियों से बिल्कुल अलग था। वो आधुनिकता के ज्यादा करीब थे। हाँ, कह सकते हैं। वे कुरान की व्याख्या तर्क और विज्ञान की रोशनी में करना चाहते थे। उन्होंने पर्दा प्रथा, बहुविवाह और आसानी से तलाक देने का विरोध भी किया। और एक महत्वपूर्ण बात, उन्होंने उस समय मुसलमानों को राजनीति से दूर रहकर शिक्षा पर ध्यान देने की सलाह दी थी। अच्छा, इनके अलावा भी मुस्लिम आंदोलन थे, जैसे फराइजी आंदोलन। हाँ, पूर्वी बंगाल में हाजी शरीयतुल्लाह का फराइजी आंदोलन 1818 था, जो इस्लाम के अनिवार्य फर्जों पर जोर देता था। बाद में उनके बेटे दुदू मौ के नेतृत्व में यह ज्यादा रैडिकल हो गया, खासकर 1840 के दशक से। और अहमदिया आंदोलन? अहमदिया आंदोलन मिर्जा गुलाम अहमद ने 1889 में शुरू किया। ये उदारवादी था और खुद को इस्लामी पुनर्जागरण का अगुवा मानता था। उन्होंने जिहाद, गैर मुसलमानों के खिलाफ युद्ध का विरोध किया और अंग्रेजों के प्रति वफादारी की बात कही। उन्होंने खुद को मसीहा, मेहदी और कृष्ण का अवतार भी बताया। ये तो काफी अलग दावे थे। जी हाँ। इसके विपरीत देवबंद आंदोलन 1866 था, जिसका नेतृत्व मोहम्मद कासिम नानौतवी और राशिद अहमद गंगोही जैसे रूढ़िवादी उलेमाओं ने किया। वे कुरान और हदीस की शुद्ध शिक्षाओं का प्रसार करना चाहते थे और विदेशी शासन के खिलाफ थे। उन्होंने आधुनिक पश्चिमी प्रभावों का विरोध किया और शुरू में INC यानी कांग्रेस का समर्थन किया था। तो मुस्लिम समुदाय के अंदर भी काफी विविधता थी सुधार के नजरिए को लेकर। बिल्कुल। रूढ़िवादी, उदारवादी, पुनरुत्थानवादी, हर तरह के विचार थे। अब सिख समुदाय की बात करते हैं। क्या वहां भी सुधार आंदोलन हुए? निरंकारी आंदोलन का नाम आता है। हाँ, बाबा दयालदास 1783-1855 का निरंकारी आंदोलन था, जो सिख धर्म को गुरु नानक की मूल शिक्षाओं की ओर लौटाना चाहता था और एक निराकार ईश्वर, निरंकार की पूजा पर जोर देता था। उन्होंने खालसा से पहले की शिक्षाओं पर ज्यादा ध्यान दिया। और नामधारी आंदोलन, जिसे कूका आंदोलन भी कहते हैं? जी। बाबा राम सिंह 1816-1885 का नामधारी कूका आंदोलन 1857 में स्थापित हुआ। ये गुरु गोबिंद सिंह के खालसा मॉडल पर आधारित था, लेकिन कुछ बदलावों के साथ। जैसे अनुयायियों को 5 ककार पहनने होते थे, पर तलवार की जगह छड़ी रखनी होती थी। अच्छा। वे मूर्ति पूजा वगैरह के खिलाफ थे, सामाजिक बुराइयों का विरोध करते थे और गायों की सुरक्षा पर बहुत जोर देते थे। गोमांस खाने पर सख्त पाबंदी थी। और सिंह सभा आंदोलन, इसका क्या उद्देश्य था? 1873 में अमृतसर में शुरू हुआ, बाद में लाहौर में भी एक सभा बनी 1879। इसका मुख्य उद्देश्य सिख धर्म को उसकी शुद्धता में बहाल करना, सिख इतिहास और धार्मिक किताबें प्रकाशित करना, पंजाबी भाषा और गुरुमुखी लिपि को बढ़ावा देना और सिखों में आधुनिक शिक्षा फैलाना था। धर्मांतरण रोकना भी एक मकसद था। हाँ, उस समय हो रही धर्मांतरण की गतिविधियों का मुकाबला करना भी इसका एक अहम मकसद था। एक अकाली आंदोलन का भी जिक्र आता है, जो शायद गुरुद्वारों से जुड़ा था। हाँ, अकाली आंदोलन या गुरुद्वारा सुधार आंदोलन 1920 के दशक में शुरू हुआ।
असल में उस समय कई गुरुद्वारों का प्रबंधन भ्रष्ट महंतों के हाथों में था। महंत। हाँ, जो गुरुद्वारों की संपत्ति और चढ़ावे को अपनी निजी आय समझते थे और अक्सर उन्हें ब्रिटिश सरकार का समर्थन भी हासिल होता था। ओह, जैसे स्वर्ण मंदिर के पुजारियों ने गदर पार्टी के लोगों के खिलाफ हुक्मनामा जारी किया था, उन्हें धर्म से निकाला हुआ बताया था और जलियांवाला बाग कांड के बाद जनरल डायर को सम्मानित भी किया था। ये तो चौंकाने वाली बात है। जी, तो अकाली आंदोलन का मुख्य उद्देश्य इन गुरुद्वारों को ऐसे भ्रष्ट महंतों के कब्जे से छुड़ाना था और उनका प्रबंधन शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी यानी SGPC को सौंपना था, जो सिखों की प्रतिनिधि संस्था बनी। SGPC का गठन 1920 में हुआ। हाँ, नवंबर 1920 में। इस आंदोलन में अलग-अलग धाराएं थीं, राष्ट्रवादी, सुधारक, सरकार समर्थक और सिख सांप्रदायिकता से जुड़े लोग भी। अब पारसी समुदाय की बात करते हैं। क्या वहां भी सुधार हुए? हाँ, पारसी समुदाय में सुधार के प्रयास काफी पहले शुरू हो गए थे। 1585 में रहनुमाई माजदायन सनान सभा यानी धार्मिक सुधार संघ बना। रहनुमाई माजदायन सनान सभा। जी, इसके मुख्य नेता थे दादा भाई नौरोजी, SS बंगाली जैसे लोग। इनका उद्देश्य पारसी धर्म को उसकी पुरानी शुद्धता में लौटाना और पारसी सामाजिक रीति रिवाजों का आधुनिकीकरण करना था। जैसे महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना, पर्दा प्रथा को हटाना, शादी की उम्र बढ़ाना वगैरह। तो हमने देखा कि लगभग हर समुदाय में सुधार की लहर चल रही थी। कुछ और महत्वपूर्ण नाम या संगठन जो छूट गए हों? हाँ, कुछ और नाम हैं, जैसे महाराष्ट्र में बाल शास्त्री जांभेकर, जिन्हें मराठी पत्रकारिता का जनक माना जाता है, दर्पण अखबार शुरू किया। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया और ब्राह्मणवादी रूढ़िवाद पर हमला किया। गोपाल हरि देशमुख, लोकहितवादी? हाँ, वो भी महाराष्ट्र के एक बड़े समाज सुधारक थे। प्रभाकर पत्रिका में लिखते थे, थियोसॉफिकल सोसाइटी और आर्य समाज से भी जुड़े थे। जाति भेद नाम की किताब भी लिखी। गोपाल कृष्ण गोखले की सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 का जिक्र जरूरी है। बिल्कुल। इसका उद्देश्य देश सेवा के लिए समर्पित राष्ट्रीय मिशनरियों को प्रशिक्षित करना था, जो भारतीयों के सच्चे हितों के लिए निस्वार्थ भाव से काम करें। और नारायण मल्हार जोशी? उन्होंने बॉम्बे में सोशल सर्विस लीग 1911 बनाई, जो मजदूरों और आम लोगों के लिए बेहतर जीवन और काम करने की स्थितियों को सुरक्षित करने के लिए काम करती थी। स्कूल, पुस्तकालय, दवाखाने, सहकारी समितियां बहुत तरह के काम करते थे। उन्होंने ट्रेड यूनियन कांग्रेस की भी स्थापना की थी। जी हाँ, NM जोशी ने 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। MG रानाडे और रघुनाथ राव ने इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस शुरू की थी। हाँ, ये एक तरह से इंडियन नेशनल कांग्रेस का सामाजिक सुधार प्रकोष्ठ था। इसका पहला सत्र 1887 में मद्रास में हुआ था, कांग्रेस के अधिवेशन के ठीक बाद। ये अंतरजातीय विवाह की वकालत करता था और कुलीनवाद, बहुविवाह का विरोध करता था। बाल विवाह के खिलाफ प्रतिज्ञा आंदोलन भी शुरू किया। और भी कई संगठन थे, जैसे गुजरात में स्वामी नारायण संप्रदाय, सहजानंद स्वामी, आगरा में राधा स्वामी सत्संग तुलसीराम, लाहौर में देव समाज शिव नारायण अग्निहोत्री। हाँ, ये सभी अपने अपने तरीके से धार्मिक और सामाजिक सुधार पर जोर दे रहे थे। कोई एक ईश्वरवाद पर, कोई गुरु की महत्ता पर, कोई नैतिक आचरण पर। महिलाओं के अधिकारों के लिए पंडिता रमाबाई सरस्वती का काम बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, वे महान संस्कृत विद्वान थीं। उन्होंने उच्च जाति की हिंदू महिलाओं के दयनीय जीवन के बारे में लिखा और पूना में विधवाओं के लिए आर्य महिला समाज और शारदा सदन जैसा आश्रम खोला, जहां उन्हें आश्रय और आर्थिक स्वतंत्रता के लिए प्रशिक्षण मिलता था। उनका मानना था कि हिंदू धर्म महिलाओं के प्रति दमनकारी है। और ताराबाई शिंदे? उन्होंने पूना में घर पर ही शिक्षा पाई थी। उनकी किताब स्त्री पुरुष तुलना 1882 बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें उन्होंने महिलाओं और पुरुषों के बीच सामाजिक भेदभाव की तीखी आलोचना की। फिर बाद में 20वीं सदी में दक्षिण भारत में जस्टिस पार्टी आंदोलन 1915-16 आया, जो गैर ब्राह्मणों के अधिकारों के लिए था। C नटेसा मुदलियार, TM नायर, P त्यागराज चट्टी इसके नेता थे। जी। और डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर ने दलितों के अधिकारों के लिए 1924 में बॉम्बे में बहिष्कृत हितकारिणी सभा डिप्रेस्ड क्लासेस वेलफेयर इंस्टीट्यूट बनाई। EV रामासामी नायकर पेरियार का आत्मसम्मान आंदोलन 1925 मद्रास में।
हाँ, जो ब्राह्मणवाद और जाति व्यवस्था पर सीधा प्रहार था। और महात्मा गांधी ने 1932 में पुणे में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। और द्रविड़ आंदोलन की शुरुआत भी इसी दौर में हुई, डीएमके 1944। हाँ, सीएन अन्नादुराई और पेरियार के विचारों से प्रभावित होकर यह आंदोलन आगे बढ़ा। इनके अलावा भी कई छोटे बड़े संगठन थे, जैसे सेवा सदन, भारत स्त्री मंडल, सेवा समिति, वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन, खुदाई खिदमतगार आंदोलन वगैरह, जो सामाजिक सेवा और सुधार के काम में लगे थे। तो इतने सारे अलग अलग आंदोलन, अलग अलग विचार, कोई एकेश्वरवाद की बात कर रहा है, कोई वेदों की ओर लौटने की, कोई पश्चिमी शिक्षा अपना रहा है, कोई जाति तोड़ रहा है, कोई महिलाओं के हक की लड़ाई लड़ रहा है, कोई सेवा पर जोर दे रहा है। ये सब मिलकर क्या तस्वीर बनाते हैं? देखिए, ये एक ऐसे समाज की तस्वीर है जो एक गहरे मंथन, एक उथल-पुथल के दौर से गुजर रहा था। एक तरफ अपनी जड़ों और परंपराओं को समझने और सहेजने की कोशिश थी, तो दूसरी तरफ आधुनिक दुनिया के साथ कदम मिलाने की चुनौती भी थी। ये आंदोलन भले उनके तरीके और लक्ष्य कई बार अलग-अलग, यहाँ तक कि विरोधाभासी भी लगते हों, कहीं ना कहीं भारत को बदलने और एक नई पहचान गढ़ने की कोशिश कर रहे थे। इनमें से कुछ ने निश्चित रूप से राष्ट्रवाद की भावना को भी मजबूत किया। चलिए इसे समेटते हैं। हमने देखा कि सुधार के प्रयास कितने विविध थे, कैसे अलग अलग लोग और संगठनों ने पुरानी व्यवस्थाओं को चुनौती दी और भारतीय समाज पर इनका कितना गहरा और स्थायी असर पड़ा। ये स्रोत दिखाते हैं कि भारत उस समय बदलाव, परंपरा और भविष्य के रास्ते को लेकर किस तरह सोच विचार कर रहा था, कितना मंथन चल रहा था। बिल्कुल। और इन सभी सुधारकों और आंदोलनों को देखते हुए, जिन्होंने इतने अलग अलग रास्ते अपनाए, किसी ने पश्चिमी मॉडल अपनाया, किसी ने प्राचीन ग्रंथों का सहारा लिया, किसी ने सेवा को चुना, किसी ने सीधे विरोध का रास्ता अपनाया, ये विविधता हमें किसी भी समाज में, किसी भी युग में बदलाव लाने की जटिलताओं के बारे में क्या सिखाते हैं? क्या ये अलग अलग रणनीतियां एक ही बड़े लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जरूरी होती हैं, या वे कभी-कभी आपसी टकराव और बिखराव भी पैदा करती हैं? इस पर सोचना दिलचस्प होगा। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई या इसने आपकी परीक्षा की तैयारी में मदद की, तो कृपया लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, स्क्रीन पर दिए गए स्कैनर पर हमें सपोर्ट करें और इस तरह की और ज्ञानवर्धक चर्चाओं के लिए परीक्षा स्टडी वॉल्ट को सब्सक्राइब करें।